जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे क्लास 7th के विज्ञान का 3rd चैप्टर रेशों से वस्त्र तक। रेशे धागा बनाने के लिए जिन बारीक लड़ियों की आवश्यकता होती है वे रेशे कहलाते हैं। ठीक है, धागा बनाने के लिए जिन बारीक लड़ियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम रेशे कहते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला है जांतव रेशा और दूसरा है पेड़ पौधे। ठीक है, जांतव रेशे में ऊन एवं रेशे, ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं तो जीव जंतुओं से। और जो पादप रेशे होते हैं वे क्या है, कपास और झूठ, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जांतव रेशे ऊन और रेशम। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है। जो भेड़, बकरी, याक और जो और भी अन्य पशु होते हैं उनसे हमें क्या ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर में, जो इन जंतुओं का शरीर होता है वह क्या बालों से ढका होता है। बालों के बीच अधिक मात्रा में क्या इनमें वायु आसानी से भरी जाती है। वायु ऊष्मा की क्या कुचालक होती है। जो वायु होती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः बाल इन जंतुओं को हम गर्म रखते हैं। अतः जो बाल होते हैं, जो जंतु होते हैं वह इन्हें क्या गर्म रखते हैं। ऊन इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो ऊन होती है वह इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1। ठीक है, तो जो शरीर, बाहें और सिर के बालों को हम छूकर उनका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ही तरह भेड़ की रेशेदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला है दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा है त्वचा के निकट अवशिष्ट तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी जो बाल होते हैं वह उन कृत्रिम ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। और भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही बसी होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर में सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की वह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। घने बालों वाली भेड़। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, जिनसे हमें ऊन प्रदान होता है वह जंतु कौन कौन से हैं। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे जो देश है उसमें विभिन्न प्रकार की भेड़ों की जो प्रजाति होती है वह पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र क्या स्रोत नहीं है। ठीक है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध उन भेड़ों की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और खात में प्रचलित है। याक, ठीक है, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें इस नस्ल की प्रजाति पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनमें बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं। क्या अच्छी किस्म की जो शालें होती हैं वह बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। क्या पश्मीना शालें कहते हैं। अंगारा बकरी और बकरी, ठीक है, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। जो ऊँट के शरीर में जो बाल होते हैं उसका उपयोग भी हम ऊन के रूप में करते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेको से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्रियाकलाप 3.2 है, जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। क्रियाकलाप 3.3।
ठीक है। भारत और विश्व के जो हमारा भारत है, ठीक है, हम उन सब में देखते हैं कि जहाँ भी जंतु पाए जाते हैं उन जिनसे हमें क्या ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को हम विभिन्न रंगों के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को क्या पहले पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालन और प्रजनन, ठीक है, कि भेड़ किस प्रकार पाला जाता है, उनका प्रजनन किस प्रकार होता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा कर रहे हैं तो आप गाड़ियों को भेड़ों के झुंडों में चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। जो भेड़ शाकाहारी होती हैं वह सिर्फ घास और पत्तियां ही खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालने वाला उन्हें हरे चारों के अतिरिक्त जो दालें होती हैं, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा जो चारा होता है वह दिया जाता है। भेड़ों को सर्दियों के समय अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा दिया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। जो हमारे देश में है प्रायः जो भेड़ों को पाला जाता है वह ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम भी दिए जाते हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। इससे बड़ी मात्रा में बहुत गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इससे हमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है, जैसा कि पहले हमने बता चुका है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिनमें से एक जनन किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें बालों को काट दिया जाता है। क्या है? रेशों को ऊन से संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए भी उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है। ठीक है, इसका पहला चरण क्या है? जो भेड़ होते हैं, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। जो यह प्रक्रिया होती है वह ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटे जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। तो नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता और राज्य जहाँ पाई जाती हैं। तो जो लोही है, ठीक है, लोही नस्ल, वह ऊन की अच्छी गुणवत्ता की ऊन राजस्थान और पंजाब, ठीक है, इसी प्रकार सभी दिए गए हैं। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि जो भेड़ होते हैं वह बालों से सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। बाल ऊनी रेशों से प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का जो धागा बनाया जाता है, ठीक है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जैसे मतलब आप बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में क्या होता है? बनाने में नहीं होता, ठीक है। मृत कोशिकाओं से बनी होती है। यह क्या? त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है अधिकांश वह मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उगाते हैं। अब इसका दूसरा चरण क्या है?
त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जो बाल होते हैं उन्हें भेड़ों बकरियों से उतारकर अच्छी तरह से क्या धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है। ऊन की कटाई, ठीक है, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रेलिंग। ठीक है। चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाएं, जिसमें धूल एवं गर्द मतलब धूल जो रहती है वह निकल जाए। ठीक है। यह प्रक्रम क्या अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। जो यह प्रक्रम होता है वह मशीनों द्वारा होता है। अब क्या है चरण तीसरा, अपमार्जन के बाद क्या छटाई की जाती है। ठीक है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांट या पृथक किया जाता है। अब क्या है चरण चौथा, बालों को पहले क्या सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। क्या बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्टोर पर एकत्रित हो जाते हैं। ये क्या वही बाल होते हैं जो कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में क्या काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। अब चरण है पांचवा, तो रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जो रेशे होती हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। चरण छठवां है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है। इन्हें लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। क्या है क्रियाकलाप 3.4। क्या है रेशम। ठीक है। रेशम मिल्क के रेशों भी जानताव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है। हम विभिन्न प्रकार के रेशों, ठीक है, रेशमी साड़ियों के बारे में हम जानते हैं। उन सब रेशों को पहले प्राप्त करने के लिए प्रक्रम पर रेशे के कीट एवं जीवन चक्र के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह कोशित कहलाता है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान से बने रहने की में क्या सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने शरीर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकिन कहलाता है। कीट का इसके आगे विकास कोकिन के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है।
रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकीन से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट के अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई दिया करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में क्या भिन्न हो जाता है। अतः सटर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकीनों से प्राप्त किए जाते हैं। इस कीट के कोकीन से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों से रंगा जाता है। अनेक प्रकार के कई सुंदर रंगों से इसे रंगा जाता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का सबसे बड़ा बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। जो भारत है, भारत व्यवसाय पर अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 3.5 ठीक है। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित करते हैं, फिर दुकानों में व्यर्थ कतरों के ढेरों में से यह मिल जाते हैं। रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान हम करते हैं। ठीक है। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशों के टुकड़ों से की जाती है जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशों के कीटों को हम एकत्रित कर लेते हैं जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा हम लेते हैं। इन धागों को हम सावधानीपूर्वक जलाते हैं। जलते समय यह जो कीट होते हैं हमें एक गंध आती है, गंध का अनुभव महसूस होता है। सावधानी से ऊन के एक धागे को हम जलाते हैं। इसके जलने से ही गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी अथवा शुद्ध रेशम जैसी गंध आने लगती है। रेशम कीट जीवन चक्र में कोकीन अवस्था की बन जाती है। क्रियाकलाप है 3.7 रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं काट प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर हम अलग अलग चिपकाते हैं। ठीक है। जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का हम इन्हें प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे जल्दी ऐसा कर लेते हैं। क्या है कोकीन से रेशम तक। अब हम पढ़ेंगे कोकीन से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। जो रेशम होता है उसे प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकीनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की हम पट्टियों पर कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पाल भेजा जाता है। ठीक है। अंडों को स्वस्थकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में हम रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। इससे अंडों में से लार्वा निकल आता है। ठीक है। तब तक यह किया जाता है तब तक यह शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। ठीक है। दिन रात इसे वह खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ मांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 मिनट के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकीन बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे टुकड़ों को ट्रे में छोटी रैक या फिर टहनियों पर रख दिया जाता है जिनसे कोकीन जुड़ जाते हैं।
कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकीन बनाते हैं। इसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन, ठीक है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकीन की बड़ी ढेर का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकीनों को धूप में रखा जाता है। जो वयस्क कीट होते हैं उन्हें विकसित होने से पहले ही कोकीनों को हम धूप में रख देते हैं अथवा पानी में उगाया जाता है, भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशे के फाइबर पृथक हो जाते हैं। जो रेशे के फाइबर होते हैं वह पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकीन में से रेशम निकालने के पश्चात उनमें धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीडिंग कहलाती है। रेशम की रीडिंग कहलाती है। रीडिंग विशेष मशीनों में की जाती है। जो रीडिंग होती है वह विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकीन में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र या फिर स्वेटर, शॉल आदि चीज़ें बुने जाते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर अपन अगले सेकंड दिन पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।